हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो भाई लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था? नेफ्रॉन की संरचना पढ़ ली थी और आज की क्लास में हम उसकी क्रियाविधि पढ़ेंगे कि जैसे यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, यूरिन का निर्माण कैसे होता है, यानी कि मूत्र निर्माण की क्रिया, या हम यूँ कहें कि जो रक्त है उसके शुद्धिकरण की प्रक्रिया, क्योंकि ये सारी क्रिया जो होंगी वो रक्त से छनकर ही यूरिया आएगा, है ना। तो हमने ये बात कर ली थी कि किडनी जो होती है, किडनी हमारी क्या है? मुख्य उत्सर्जी अंग होती है ना। और इसके ऊपर होता है लीवर, लीवर होता है जिसके अंदर क्या बनता है? यूरिया बनता है। यूरिया जो है वो यकृत शिरा द्वारा किस में डाल दिया जाता है? महाशिरा के अंदर। और महाशिरा के बाद में वो किस में चला जाता है? हृदय के अंदर। हृदय से फेफड़ों में, फेफड़ों से फिर से हृदय में आएगा और हृदय से फिर महाधमनी द्वारा कहाँ पर लाया जाएगा? महाधमनी के द्वारा सभी भागों तक पहुंचाया जाता है। उसमें से एक शाखा जो है महाधमनी की वो जाती है एक एक किडनी के अंदर और दूसरी शाखा दूसरी किडनी में जाती है और यहाँ से ये ब्लड को लाती है। इसीलिए मैंने कहा कि एक रक्त का शुद्धिकरण हो रहा है, क्योंकि रक्त के अंदर ही सब कुछ मिला हुआ है। यूरिया है, यूरिक एसिड है, थोड़ी बहुत मात्रा में यूरिक एसिड भी बनता है। तो और जो भी क्रिएटिनिन है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ जो है जिसको शरीर से बाहर निकालना है, शरीर के लिए हानिकारक है, वो सभी रक्त के अंदर ही मिले हुए होते हैं, है ना। तो उन सभी को बाहर निकालना है हमें। तो आज हम इसकी प्रक्रिया पढ़ेंगे कि कैसे किस तरह से इनके अंदर ये क्रियाविधि होती है। तो यूरिया जो है, यूरिया युक्त जो रक्त होगा वो किडनी के अंदर लाया जाएगा और किडनी में भी कहाँ पर अब वो आ जाएगा। देखिए हमने लास्ट क्लास में ये संरचना पढ़ी थी, नेफ्रॉन की संरचना पढ़ी थी। इस तरह से बोमन संपुट होता है। यहां से एक बड़ी धमनिका जो है, धमनिका जो है वो रक्त को लाती है। किस में लाती है? इस बोमन संपुट में। और बोमन संपुट के अंदर क्या होता है? ग्लोमेरुलस होता है। ग्लोमेरुलस होता है। अच्छा, ग्लोमेरुलस होता क्या है कि ये जो धमनिका है, ये धमनिका ही आगे जाकर 50 शाखाओं में बट जाती है, छोटी छोटी पतली पतली शाखाओं में बट जाएगी और उसका एक गुच्छा बना लेगी। उसी को अपन कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस फिर से आगे जाकर एक नलिका वापस फिर से बनाएगा, है ना। इसको तो हम कह रहे थे अभिवाही धमनिका, जो ब्लड को क्या करती है? लाने का काम करती है, अभिवाही धमनिका। और जो ब्लड को फिर से ले जा रही है उसको हम क्या कहेंगे? अपवाही धमनिका, अपवाही धमनिका। ठीक है। उसके बाद में इसका जो बोमन संपुट होता है ये एक प्यालेनुमा संरचना होती है। फिर इसका ये ग्रीवा वाला पार्ट पढ़ा था अपन ने, इसको ग्रीवा कहते हैं। ग्रीवा ही आगे जाकर किसमें खुल जाती है? समीपस्थ कुंडलित नलिका के अंदर खुल जाती है। समीपस्थ कुंडलित नलिका आगे जाकर एक यू आकार की आकृति बनाती है, या हम यूं कहें कि जो गर्ल्स अपने हेयर में पिन लगाती है, हेयर पिन लगाती है, उसके जैसी एक नलिकाकार संरचना बनाती है। उसे अपन कहते हैं हेनले लूप। ये अपनी क्या हो गई? समीपस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका। ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया था? हेनले लूप। हेनले लूप। ये हेनले लूप की कौन सी भुजा थी? अवरोही भुजा। सभी के नाम ध्यान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जब हम मूत्र निर्माण की प्रक्रिया पढ़ेंगे या रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया पढ़ेंगे तो इन सभी का कहीं ना कुछ रोल होता ही है। ठीक है। अवरोही भुजा। और ये कौन सी होती है? आरोही भुजा। उसके बाद में ये आरोही भुजा किस में खुलती है? ये दूरस्थ नलिका में, दूरस्थ कुंडलित नलिका के अंदर खुलती है। और दूरस्थ कुंडलित नलिका जो है वो किस में खुल जाती है? इस तरह से एक बड़ी नलिकाकार संरचना में खुलती है, जिसे अपन कहते हैं संग्राहक नलिका या संग्रह नलिका। संग्राहक या संग्रह नलिका इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत सारे नेफ्रॉन का संग्रहण करती है। बहुत सारे नेफ्रॉन आकर इसी के अंदर खुलेंगे, दूरस्थ कुंडलित नलिका द्वारा इसी के अंदर खुलेंगे, इसलिए इसे संग्राहक नलिका कहा जाता है। ये होती है दूरस्थ कुंडलित नलिका।
और इसे हम कहते हैं संग्राहक नलिका। संग्राहक नलिका। पहले आप सभी को इसकी संरचना ध्यान होना बहुत जरूरी है। पिछले क्लास के अंदर मैंने इसकी संरचना पढ़ा दी थी, कुछ बच्चे फिर भी कह रहे थे कि क्लास नहीं लगाई है। आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कीजिए कि उसके अंदर कौन कौन सी क्लासें हैं। बहुत सारे बच्चों के तो फर्स्ट जो लेक्चर लगाए थे, पहले लेक्चर, बहुत पहले लेक्चर लगाए थे, उनमें भी कमेंट आ रहे हैं कि मैम आपने आगे वाली क्लासें नहीं लगाई है, मैम आपने लेसन आगे वाले पढ़ाए ही नहीं है। आप एक बार प्ले लिस्ट तो चेक कीजिए, उसके अंदर आपको सारी क्लासें मिल जाएगी। अपन ने बहुत सारा पोर्शन कवर अप कर लिया है इसका, तो आप एक बार पहले वाली क्लासों को देखिए। और फिर जैसे अब ये वाली जो इसके इस क्लास से पहले वाली क्लास के अंदर मैंने नेफ्रॉन की संरचना पूरी समझा दी थी, आप एक बार उसे भी देखिए। फिर वैसे तो मैंने और अभी बता दिया है, लेकिन फिर भी एक बार आप उसे देखिए और फिर आप इसको पढ़ना, तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। पहले जो क्लासें नहीं देखी है प्लीज आप उनको देखिए, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके पढ़ेंगे मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। देखिए ये संरचना तो आपको समझ में आ गई होगी, नेफ्रॉन की संरचना जो कि मैंने पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, आज वापस मैंने रिवाइज करवा दिया है, तो आपको ये समझ में आ गई होगी। कि अब हम देख लेते हैं कि जो हमारी जो ये अभिवाही धमनिका है वो रक्त को लाने का काम करती है, अपवाही धमनिका रक्त को ले जाने का काम करती है। ये इसके अंदर क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है। मैं ग्लोमेरुलस बनाया नहीं मैंने, अभी बना देती हूँ। ये ग्लोमेरुलस जो क्या होता है केशिकाओं का, या यूं कहूं कि आगे जाकर ये धमनिकाएं जो है आगे जाकर पतली पतली शाखाओं में बढ़ जाती है, और धमनिका जब बढ़ेगी तो उसे हम केशिकाएं ही कहेंगे, है ना। तो केशिकाओं का जाल बना लेती है जिसे अपन कहते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। यही ग्लोमेरुलस फिर से आगे जाकर एक बड़ी नलिका बना लेगा। हालांकि ये इससे पतली होगी, लेकिन फिर भी वो एक नलिकाकार संरचना का रूप ले लेता है, जिसे अपन कहते हैं अपवाही धमनिका। चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम इसकी क्रियाविधि के बारे में पढ़ेंगे। हम सभी को पता है कि ब्लड को कौन लाएगा, अभिवाही धमनिका लाएगी। ले जाएगी कौन, अपवाही धमनिका ले जाएगी। इस लेसन अब आज जो हम क्लास लेने जा रहे हैं, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, उसके अंदर हम मूत्र निर्माण की प्रक्रिया पढ़ेंगे। और मूत्र निर्माण की जो प्रक्रिया है वो 3 चरणों में पूरी होती है। कौन कौन से चरण है, जगह खाली नहीं बची है, मैं थोड़ा इधर लिख लेती हूँ। पहला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम परानिस्यंदन। क्या पढ़ने वाले हैं, परानिस्यंदन। परानिस्यंदन ये 3 चरणों में पूरी होगी। ये जो भी क्रिया है वो 3 चरणों में पूरी होगी। एक पहला आ जाएगा आपका परानिस्यंदन। दूसरा जो चरण होगा वो कौन सा होगा, चयनात्मक या इसी को हम कहते हैं वर्णात्मक पुनरावशोषण, ठीक है। और तीसरा जो अपना इसका चरण होगा वो होगा स्त्रवण। तीसरा इसका चरण होगा स्त्रवण, ठीक है। तो हमें जो ये मूत्र निर्माण की प्रक्रिया पढ़नी है वो 3 चरणों में पढ़नी है। पहला है परानिस्यंदन, दूसरा है चयनात्मक या वर्णात्मक पुनरावशोषण, और तीसरा जो इसका चरण है वो स्त्रवण है, ठीक है। और इसके बाद में ये पूरा आपका जो ये टॉपिक है वो कवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि परानिस्यंदन की प्रक्रिया पढ़नी है हमें। अब परानिस्यंदन क्या होता है वो देख लेते हैं। देखिए मैंने जैसा कि बताया आपको, ब्लड को लाने का काम कौन कर रही है, अभिवाही धमनिका कर रही है, और ब्लड को ले जाने का काम कौन कर रही है, अपवाही धमनिका कर रही है। और हम जानते हैं कि अभिवाही जो धमनिका होती है उसका व्यास क्या होता है, ज्यादा होता है। देखिए इसका व्यास ज्यादा है, जबकि इसका व्यास कैसा होता है, कम होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जितना ब्लड इसके अंदर ला रही है, अच्छा ब्लड किस में लाएगी, ये बोमन संपुट के अंदर लाएगी, बोमन संपुट है उसके अंदर लाएगी, बोमन कैप्सूल भी बोलते हैं इस इंग्लिश में। तो इसके अंदर ये लाएगी ब्लड को। जितना ये ब्लड ला रही है, क्या उतना ब्लड आगे जा पाएगा, क्या नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि अपवाही जो धमनिका है उसका जो व्यास है वो बहुत ही कम है, ठीक है। तो जितना ब्लड आ रहा है उतना ब्लड जा नहीं पाएगा। अच्छा जितना ब्लड आ रहा है जा नहीं पा रहा है, तो यहाँ पर क्या लगेगा,
दाब लगेगा, और दाब लगने की वजह से ही यहाँ पर जो रक्त होगा वो छन छन कर कहाँ आ जाएगा, इस बोमन संपुट के जो ये गुहा है या बोमन संपुट का ये कैप्सूल है, इसमें यहाँ पर ये भर जाएगा। ये प्याले नुमा संरचना है, उसके अंदर ये ब्लड जो है छन छन कर नीचे भर जाएगा। अब हम इसको एक हम डिटेल से देख लेते हैं, सिर्फ इसी का मैं पोर्शन अब वापस बताऊंगी आपको, और इसी को हम पहले, अच्छा पुनरावशोषण की जो क्रिया होगी वो इसी कैप्सूल के अंदर ही होगी, इसी ग्लोमेरुलस के अंदर ही होगी, इसलिए मैं यहाँ से दूसरा वाला रफ करके आपको एक बार इसी से हम समझ लेते हैं। देखिए मैं थोड़ा बड़ा बना लेती हूँ, समझने में आसानी रहेगी। ये हो गया ग्लोमेरुलस, सॉरी बोमन संपुट, ठीक है। यहाँ से कोई जो है एक धमनिका है जिसका नाम क्या है, अभिवाही धमनिका, मैं पूरा नाम नहीं लिख रही हूँ, पहले मैंने लिख दिया है वो, अभिवाही धमनिका। और यहाँ से ब्लड को ले जाने का कौन करती है, एक पतली नलिका करती है जिसे अपन कहते हैं अपवाही धमनिका, अपवाही धमनिका। और अपवाही धमनिका और अभिवाही धमनिका ये बीच में 50 शाखाओं में बटी होती है, जिसे अपन कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये ग्लोमेरुलस हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, बोमन संपुट हो गया, बोमन संपुट। ये क्या हो गया, ग्लोमेरुलस। अब देखिए मैंने आपको ये बताया है कि यहां से जो ब्लड आ रहा है, क्यों, जो यहाँ से ब्लड लाने का काम कौन करेगी, अभिवाही धमनिका, और ये ब्लड को ले जाने का काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ से जितना ब्लड आ रहा है वो उतना वहां से जा नहीं पाएगा, क्योंकि इसका व्यास क्या होता है, कम होता है, जबकि इसका व्यास ज्यादा होता है। तो यहाँ पर अब क्या लगेगा, दाब लगेगा। दाब लगने की वजह से ब्लड क्या कर जाएगा, छन जाएगा, है ना। तो ये एक छलनी की तरह है, ये बोमन संपुट और ग्लोमेरुलस जो है वो एक छलनी की तरह है, क्योंकि इसके अंदर छिद्र पाए जाते हैं। हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि बोमन संपुट के अंदर कुछ ऐसी कोशिकाएं पाई जाती है जिसे अपन क्या कहते हैं, पोडोसाइट कहते हैं। और वो कोशिकाएं जो होती है वो कुछ इस प्रकार से अरेंज रहती है यहाँ पर कि उनके बीच में कुछ छिद्र बन जाते हैं, जिससे वो पदार्थ जो है, रक्त जो है वो छन छन कर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ब्लड के छनने की प्रक्रिया होगी। अब देखिए यहाँ पर ब्लड छनेगा कैसे, इसके लिए दाब की जरूरत होती है, और दाब जो होता है यहाँ पर 3 प्रकार का दाब लगता है। कौन कौन सा, पहले कौन सा दाब लगेगा, तो देखिए जब यहाँ से ब्लड आएगा और यहाँ से जाएगा तो उसकी वजह से जब दाब लगेगा, यानी कि मैं यूं कहूं कि धमनिका के अंतर की वजह से, यहाँ पर धमनिका के व्यास के अंतर की वजह से जब यहाँ पर दाब लगेगा, कैसे लग रहा है, क्योंकि जितना आ रहा है ब्लड उतना जा नहीं पा रहा है व्यास की वजह से। तो जो यहाँ पर जो ग्लोमेरुलस के अंदर जो दाब लगेगा ब्लड की वजह से, उसे अपन कहते हैं GHP। क्या कहेंगे, GHP। पूरा नाम क्या है इसका, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, क्योंकि ये ग्लोमेरुलस में लग रहा है। भाई ब्लड तो इसी के अंदर आ रहा है ना, ग्लोमेरुलस में ही आ रहा है, तो ब्लड इसी के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पर जो दाब लगेगा उसे अपन कहेंगे GHP, ठीक है। और इसका मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 70 mmHg, 70 mmHg, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा कि ये जो ब्लड जा रहा है, इसके अंदर आप सभी को पता है ब्लड के अंदर सारी चीजें होती है, यूरिया भी होगा, यूरिक एसिड भी होगा थोड़ी मात्रा में, कुछ एमिनो एसिड भी होंगे, कुछ विटामिन भी होंगे, ग्लूकोज भी होगा, प्रोटीन्स भी होंगे। तो ये सारी चीजें हम जानते हैं कि सारी की सारी जो है वो ब्लड में घुली रहती है। अब यहाँ पर क्या होगा कि इसके अंदर मान लीजिए कि इस ब्लड के अंदर ये ब्लड भरा हुआ है, ये ब्लड भरा हुआ है, और इसके अंदर क्या होंगे, प्रोटीन्स भी होंगे, कुछ क्या होंगे, प्रोटीन्स भी होंगे। अब ये प्रोटीन्स की एक प्रकृति है कि ये जल को अपने से दूर नहीं जाने देते हैं। ये प्रोटीन्स जो होंगे कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, तो ये क्या करते हैं, जल को अपने से दूर नहीं जाने देते हैं। तो जो GHP लग रहा है वो तो नीचे की ओर लग रहा है, क्योंकि ये ब्लड को क्या कर रहा है, ये छन्ने की दाब ऊपर से लग रहा है, यानी नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, प्रोटीन्स, अब इसके अंदर जो जल मिला हुआ है, रक्त के अंदर जो जल मिला हुआ है, वो प्रोटीन्स उस जल को नीचे नहीं जाने देंगे, अपनी ओर खींचेंगे। तो अब यहाँ पर क्या होगा, प्रोटीन्स है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, ये क्या करेंगे, इसको अपनी ओर खींचने की वजह से जल को ऊपर की ओर खींच रहे हैं, यानी कि यहाँ पर ये विपरीत दाब उत्पन्न कर रहे हैं। दाब क्या कर रहे हैं, विपरीत उत्पन्न कर रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इस दाब का नाम हम
शॉर्टकट में लिखूं तो BCOP, BCOP। अच्छा, BCOP का क्या मीनिंग हो जाएगा यहाँ पर? ब्लड कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ब्लड कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसका मान कितना होता है, तो हम इसका मान देखते हैं 30 mmHg। इसका मान कितना होता है? 30 mmHg, जो कि कुछ कोलोइडी पदार्थों की वजह से लग रहा है। ये प्रोटीन्स वगैरह है वो क्या है? कोलोइडी पदार्थ है, इनकी वजह से ये जो दाब लग रहा है ये कैसे लग रहा है? ऊपर विपरीत दाब लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये अपनी ओर खींच रहे हैं जल को, नीचे नहीं जाने दे रहे हैं, ठीक है। इसे अपन कहते हैं BCOP। इसका मान होता है 30 mmHg। देखिए कैसे भी हो, लेकिन फिर भी ये 70 mmHg से कम ही होगा। अच्छा, अब क्या होगा कि देखिए यहाँ पर जब ये पदार्थ छन छन कर आएगा तो कुछ पदार्थ जो होगा वो बोमन संपुट की गुहा में पहले से ही भरा रहता है, पहले से ही ये पदार्थ भरा रहता है। तो अब ये जो पदार्थ भरा हुआ है वो भी क्या करेगा? इस रक्त पर विपरीत दाब उत्पन्न करेगा। ये भी क्या करेगा? इस रक्त पर विपरीत दाब उत्पन्न करेगा। तो ये जो विपरीत दाब उत्पन्न हो रहा है इसका नाम क्या होता है? तो इसका जो नाम है वो क्या है? CHP। क्या नाम है? CHP, ठीक है, कैपिलरीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। और इसका जो मान होता है वो कितना होता है? 20 mmHg, 20 mmHg, ठीक है। तो GHP का मान तो कितना है? 70 mmHg, BCOP का मान कितना है? 30 mmHg, और CHP का मान कितना है? 20 mmHg है। यानी कि अगर देखिए विपरीत एक ही दाब सीधा लग रहा है जो कि है GHP, बाकी ये जो दोनों दाब जो है, कौन से दोनों दाब है? ये जो दोनों CHP और BCOP जो दाब है, CHP और BCOP दोनों जो दाब है ये विपरीत लग रहे हैं, और इनका मान क्या है? 20 mmHg और 30 mmHg। यानी कि ये उल्टा दाब लगा रहे हैं, अपनी ओर खींच रहे हैं, ये नीचे नहीं जाने दे रहे हैं। अब हम इसकी नेट फिल्ट्रेशन रेट जो निकाले अगर हम, कि इसका जो टोटल दाब कितना होगा, कितना टोटल दाब लगेगा, तो हम क्या करेंगे? GHP को माइनस करेंगे BCOP से, और इसको माइनस कर देंगे हम CHP से माइनस करेंगे, तो इनसे टोटल दाब निकल जाएगा, यानी कि नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, ठीक है, नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, ठीक है। तो कितना निकलेगा? GHP का मान कितना होता है? 30 होता है। BCOP का मान कितना होगा? 30 होगा। GHP का मान 70 होता है, BCOP का मान कितना हो जाएगा? 30, और CHP का मान कितना होता है? 20। अगर हम इसका टोटल मान निकाले तो 70, और माइनस माइनस अगर हम प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा? 50। तो इसका टोटल जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 20 mmHg। कितना आ जाएगा इसका मान? 20 mmHg। इसका मान है ये नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर का मान है ये, ठीक है। कितना मान आ गया इसका? 20 mmHg आ गया है। तो अब यहाँ पर जो टोटल दाब लगेगा वो कितना लग जाएगा? 20 mmHg, यानी कि वो विपरीत दाब ही लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि GHP का मान इनसे भी ज्यादा है, CHP और BCOP से भी ज्यादा है GHP का मान। ये दोनों अगर मिल भी जाए तो भी इससे कम ही होते हैं, तो यहाँ पर ये नीचे की ओर ही दाब लगेगा। इससे ये पदार्थ क्या होगा? जो इन ग्लोमेरुलस में था, ग्लोमेरुलस के अंदर क्या होता है? छिद्र होते हैं, 0.1 माइक्रोमीटर के छिद्र होते हैं। उनमें से जो ये पदार्थ है वो छन छन कर कहां पर आ जाएगा? कहां पर आ जाएगा? बोमन संपुट की गुहा में आ जाएगा। अब ये जो पदार्थ छना है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस निस्यंद, ग्लोमेरुलस निस्यंद। जो पदार्थ छन गया है अब उसे अपन क्या कहेंगे? ग्लोमेरुलस निस्यंद कहेंगे। और ये जो प्रक्रिया हुई है, ये जो छनने की प्रक्रिया हुई है, इसे हम क्या कहेंगे? परानिस्यंदन कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसे? परानिस्यंदन कहेंगे। आ गया होगा आपको समझ में? नहीं आया हो तो प्लीज एक बार कमेंट में लिखिएगा। मैं नेक्स्ट जो भी इसकी क्लास होगी मैं उसमें वापस आपको समझा दूंगी, ठीक है। होगा क्या, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर लेती हूँ कि यहाँ से जो ब्लड आ रहा है, ये जो धमनिका है, कौन सी धमनिका है? अभिवाही धमनिका जो है ये क्या कर रही है? ब्लड को लाने का काम कर रही है, जबकि अपवाही धमनिका ब्लड को ले जाने का काम कर रही है। हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि अभिवाही धमनिका का व्यास क्या होता है? ज्यादा होता है, जबकि अपवाही धमनिका का व्यास क्या होता है? बहुत कम होता है। तो इसका मतलब है कि जितना ब्लड आ रहा है उतना ब्लड जा नहीं पाएगा, और जा नहीं पा रहा है तो यहाँ पर क्या लगेगा? दाब लगेगा। कहाँ पर लगेगा ये दाब?
तो ये जो ग्लोमेरुलस है उसके अंदर दाब लगेगा, क्योंकि भाई ग्लोमेरुलस की शाखाएं तो बहुत ही पतली है, इतना प्रेशर आ रहा है, इतना प्रेशर लग रहा है, तो दाब तो इसी में लगेगा ना, प्रेशर तो इसी में लगेगा, क्योंकि जा नहीं पा रहा है पूरा। तो यहाँ पर जब दाब लगेगा तो पदार्थ क्या करेगा, छन छन कर कहाँ पर आ जाएगा, बोमन संपुट के अंदर आ जाएगा। ये पदार्थ इससे छन छन कर कहाँ पर आ जाएगा, बोमन संपुट के अंदर आ जाएगा। अब बोमन संपुट के अंदर इकट्ठा हो रहा है, लेकिन वो दाब है कौन सा? तो यहाँ पर 3 प्रकार के दाब लगते हैं, जैसा कि मैंने बताया। एक तो लगेगा GHP, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है। कौन सा हो जाएगा ये GHP? क्या होगा कि यहाँ पर जो ब्लड की वजह से, यानी कि रक्त की वजह से जो इन ग्लोमेरुलस के अंदर जो दाब लग रहा है उसे अपन कहेंगे GHP, और इसका मान कितना होता है, 70 mmHg होता है, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा लगता है BCOP। तो BCOP क्या होता है कि यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स के कण भी पाए जाते हैं, इनके अंदर कुछ कोलोइडी पदार्थ भी पाए जाते हैं। जो कोलोइडी पदार्थ होंगे वो क्या करेंगे, जल को जाने नहीं देंगे, यानी कि अच्छा रक्त के अंदर तो जल तो मिला ही हुआ है, ये तो सभी को पता है, कॉमन सी बात है कि जल तो है, वो जल जो है वो रक्त के अंदर मिला हुआ है, ब्लड के अंदर घुला हुआ है, तो ब्लड का जो जल है उसको जाने नहीं दे रहे हैं, वो अपनी ओर खींचेंगे। तो खींचने की वजह से क्या हो रहा है, अच्छा GHP की वजह से तो ब्लड नीचे आ रहा है, लेकिन BCOP की वजह से वापस वो अपनी ओर खींच रहा है, यानी कि उल्टा प्रेशर लग रहा है, जो प्रोटीन्स वगैरह है वो उल्टा प्रेशर लगा रहे हैं, इसे अपन कहते हैं BCOP। इसका मान जो होता है वो 30 mmHg होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं CHP की। तो CHP क्या होता है कि देखिए यहाँ पर ये जो बोमन संपुट है उसके अंदर पहले से ही कुछ पदार्थ भरा हुआ है, कुछ इसका जो छन छन कर पदार्थ आएगा वो सारा का सारा तो नहीं जाएगा ना, यहाँ पर कुछ ना कुछ भरा रहेगा। तो ये भी क्या करता है, इस ब्लड को नीचे, यानी ये जो ब्लड से छन छन कर जो भी पदार्थ आएगा उसको यहाँ पर आने नहीं देंगे, ये फिर से विपरीत प्रेशर लगा रहे हैं, विपरीत दाब लगा रहे हैं, है ना। तो इसको अपन कहते हैं CHP, और इसका मान कितना होता है 20 mmHg। अब अगर हम टोटल मान याद करें कि टोटल यहाँ पर दाब कितना, भले ही उल्टा सीधा कैसे भी लग रहा हो, लेकिन फिर भी टोटल जो दाब लगेगा वो कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देते हैं सभी को एक दूसरे से। तो इसका मान जो आता है वो 20 mmHg होता है, और इसी को अपन क्या कहते हैं, नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर कहते हैं, और शॉर्टकट में इसे कहते हैं NEFP, ठीक है। बाकी इसकी जो भी हिंदी के अंदर जो आपके पूरा नाम लिखा हुआ है वो बुक में लिखा हुआ है, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर जो ये जो क्रिया हो रही है, छनने की क्रिया हो रही है, तो इस छनने की क्रिया को अपन क्या कहते हैं, परानिस्यंदन कहते हैं। क्या कहेंगे, परानिस्यंदन कहेंगे। और जो पदार्थ छन छन कर कहाँ पर आ रहा है, बोमन संपुट की गुहा के अंदर आ रहा है, ग्लोमेरुलस से छना बोमन संपुट की गुहा में आ गया, तो उस पदार्थ को अपन क्या कहेंगे, उसे अपन कहते हैं ग्लोमेरुलर निस्यंदन। क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलर निस्यंदन, निस्यंद कहेंगे, ठीक है, ग्लोमेरुलर निस्यंद कहेंगे। वो कहाँ पर आ गया है अब, बोमन संपुट में। तो आपकी जो बुक है, RBSC की जो बुक है, उसमें एक क्वेश्चन भी है इस टाइप का कि परानिस्यंदन की क्रिया कहाँ पर होती है। तो परानिस्यंदन की क्रिया अब आपको समझ में आ गई होगी कि परानिस्यंदन की क्रिया कहाँ पर हो रही है, ग्लोमेरुलस के अंदर, क्योंकि ग्लोमेरुलस से ही तो पदार्थ जो रक्त है वो छन छन करा रहा है, तो ग्लोमेरुलस के अंदर ये क्रिया होती है। चलिए अब परानिस्यंदन हमने कहा था कि हम इसको 3 चरणों में पढ़ेंगे। तो पहला जो चरण था वो तो क्या था, पहला चरण जो था वो क्या था, परानिस्यंदन था, ठीक है, ये पूरा हो गया है। उसके बाद में दूसरा चरण कौन सा आता है अपना, वर्णात्मक या चयनात्मक पुनरा अवशोषण, वर्णात्मक या चयनात्मक पुनरा अवशोषण। चलिए अब उसे हम स्टार्ट करते हैं। मैं एक फिर से रफ डायग्राम बना रही हूँ यहाँ पर, ये लाने का काम करके अब यहाँ का काम खत्म हो गया है। अपना मेन हमें देखना है, अब हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, हमें वर्णात्मक या चयनात्मक पुनरावशोषण। तो अब ये जो प्रक्रिया होगी वो कहाँ पर होगी, वो भी हमें देखनी है।
ठीक है। तो अब ये जो प्रक्रिया होगी वो कहाँ पर होगी, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो वर्णात्मक या चयनात्मक पुनरावशोषण है वो कहाँ पर होगा। देखिए पहली जो अपन ने प्रक्रिया पढ़ी है परानिस्यंदन की प्रक्रिया, वो तो कहाँ पर हो गई, ग्लोमेरुलस के अंदर और बोमन संपुट तक हो गई है। अब आगे हमें पढ़नी है कौन सी प्रक्रिया पढ़नी है, हमें दूसरी जो प्रक्रिया है जिसका नाम क्या है, चयनात्मक, चयनात्मक या इसे हम कहते हैं वर्णात्मक, वर्णात्मक पुनरावशोषण। चयनात्मक या चयनात्मक या वर्णात्मक पुनरावशोषण, पहली चीज कि ये प्रक्रिया होगी कहाँ पर, तो ये जो प्रक्रिया है वो समीपस्थ कुंडलित नलिका में, ये जो हेनले लूप है उसमें, और दूरस्थ कुंडलित नलिका तथा संग्राहक नलिका में भी थोड़ी बहुत मात्रा में होगी। और सबसे ज्यादा की अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा चयनात्मक या पुनरावशोषण कहाँ पर होता है, तो वो होगा अपने संग्राहक जो अपनी समीपस्थ कुंडलित नलिका है उसमें ये होगा। अब बात करते हैं हम कि चयनात्मक या वर्णात्मक पुनरावशोषण है क्या, इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ से जो पदार्थ होगा, यहाँ से पदार्थ छन छन कर बोमन संपुट में आएगा तथा बोमन संपुट की गुहा से होता हुआ अब ये कहाँ पर आएगा, ग्रीवा, ग्रीवा से फिर आएगा ये समीपस्थ कुंडलित नलिका, फिर हेनले लूप, फिर दूरस्थ कुंडलित नलिका और फिर जाएगा संग्राहक नलिका के अंदर। अब आपको समझना ये है कि यहाँ से जो ब्लड छना हुआ है, अच्छा रक्त के अंदर पहली चीज की होता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मैं यूं कहूं कि आवश्यक पदार्थ है, अनावश्यक पदार्थ है, वो सारे के सारे ब्लड में होते हैं। लेकिन क्या ये जरूरी है कि यहाँ से जो पदार्थ छनेगा उसके अंदर सिर्फ गंदे पदार्थ ही होंगे, बाकी अच्छे पदार्थ नहीं होंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर हमें छानना किसको है, यूरिया को छानना है ना, पर यूरिया के साथ साथ कुछ अच्छे पदार्थ भी आ जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। अगर उन पदार्थों को फिर से हमारे ब्लड में नहीं डाला गया तो होगा क्या कि वो जो आवश्यक पदार्थ है वो यहाँ से होते हुए संग्राहक नलिका, और संग्राहक नलिकाएं आगे जाकर हमें पता है कि बेलिनाई की वाहिनी में खुलती है और फिर वो पेल्विस में, और पेल्विस से वो शरीर के बाहर जो मूत्र वाहिनी है फिर वो शरीर के बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इससे हमारी बॉडी को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ब्लड छनेगा उसके अंदर क्या क्या छनेगा और क्या क्या आगे जाएगा, यहाँ से फिर से ब्लड जाएगा, तो इसमें जा क्या रहा है, इसके अंदर एक तो रक्त कणिकाएं चली जाएगी, आरबीसी डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, वो चली जाएगी, और प्रोटीन्स जो होते हैं उनका आकार बड़ा होता है तो वो नहीं छन पाता है, वो चला जाता है। इसके अलावा यहाँ पर छन कर क्या क्या आएगा, यहाँ पर कुछ अमीनो एसिड आ जाएंगे, अमीनो अम्ल आ जाएंगे, कुछ आयन आ जाएंगे, आयन्स आ जाएंगे, है ना, सोडियम क्लोरीन क्लोराइड वगैरह, ये सारी जो चीजें हैं वो आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा कुछ ग्लूकोज आ जाएगा, ग्लूकोज आ जाएगा, जल आएगा इसके अंदर। तो ये सारी की सारी चीजें तो हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं। अगर इनको फिर से ब्लड में नहीं डाला गया तो ये शरीर से बाहर निकल जाएंगे और इससे तो हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ की जो भित्तियां हैं, ये जो छोटी, ये हम यूं कहें कि समीपस्थ कुंडलित नलिका है, जो हेनले लूप है, दूरस्थ कुंडलित नलिका है, ये फिर से इनको क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। ठीक है, जो ब्लड आएगा, यानी कि मैं यूं कहूंगी ग्लोमेरुलर निस्यंद जो आएगा उसमें से फिर से इनको क्या कर लेगी, अवशोषित कर लेगी। और क्योंकि ये कुछ सिलेक्टेड पदार्थों का ही अवशोषण करती है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है वगैरह है, तो इनका ये अवशोषण नहीं करती है क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, तो उनको बाहर निकाल देगी। तो ये केवल इन्हीं का अवशोषण करती है, यानी कुछ चयन पदार्थों का ही चयन करके ही उन पदार्थों को अवशोषित करती है। इसीलिए इसको अपन कहते हैं चयनात्मक या वर्णात्मक पुनरावशोषण। क्या कहेंगे, चयनात्मक या वर्णात्मक पुनरावशोषण कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये कुछ अच्छे पदार्थ भी आ गए हैं, तो अब होगा क्या, यहाँ पर कहाँ पर किस किस पदार्थ का अवशोषण होगा वो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जब ग्लोमेरुलर निस्यंद आ गया है ये, तो सबसे पहले बात करते हैं हम समीपस्थ कुंडलित नलिका की, कि समीपस्थ कुंडलित नलिका में किस किस पदार्थों का अवशोषण होता है। तो समीपस्थ कुंडलित नलिका हम सभी जानते हैं कि समीपस्थ कुंडलित नलिका के अंदर क्या होते हैं, ब्रुश बॉर्डर होती है ना, ब्रुश बॉर्डर होती है, कुछ छोटे छोटे सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं जो ब्रुश बॉर्डर का निर्माण करते हैं, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ब्रुश बॉर्डर होती है तथा इसके साथ ही यहाँ पर क्या होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं।
तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो तो हमें पता है कि एटीपी का निर्माण करते हैं। और यहाँ पर जरूरत क्यों पड़ी एटीपी की, क्योंकि यहाँ पर जो ये माइक्रोविलाई है, या यूं कहूं कि मैं सूक्ष्मांकुर है, जो कि किसका निर्माण करते हैं, जो कि ब्रुश बॉर्डर का निर्माण करते हैं। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर जो पदार्थ आएगा उसमें से आवश्यक पदार्थों को छानने का काम करेंगे, आवश्यक पदार्थों को अवशोषण करने का काम करेंगे। अब ये पदार्थों को क्या कर लेंगे, इसकी भित्ति में अवशोषित कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ये अवशोषित कर लेंगे। ठीक है, और अवशोषण के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। तो उसके लिए ऊर्जा कौन देगा इनको, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन देगा इनको, माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, इसके अंदर आपके बुक के अंदर भी एक लाइन भी लिखी हुई है, अगर आप पढ़ेंगे तो वो आप जरूर देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है कि सक्रिय अभिगमन द्वारा, सक्रिय अभिगमन एक शब्द आया है, सक्रिय अभिगमन, सक्रिय अभिगमन द्वारा यहाँ पर अवशोषण होता है, पदार्थों का अवशोषण होता है, आवश्यक पदार्थों का अवशोषण होता है। तो सक्रिय अभिगमन है क्या, तो देखिए यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या करते हैं, ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, और उसी ऊर्जा की वजह से ये क्या करते हैं, पदार्थों को अवशोषित करते हैं, क्योंकि अवशोषण के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो क्योंकि अवशोषण के लिए यहाँ पर ऊर्जा की जरूरत पड़ रही है, इसीलिए इसे कहते हैं सक्रिय अभिगमन द्वारा अवशोषण की क्रिया होती है। ठीक है, और सबसे ज्यादा की अगर मैं बात करूं, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, तो वो सबसे ज्यादा अवशोषण की क्रिया करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा अगर अवशोषण हो रहा है, चयनात्मक पुनरावशोषण अगर सबसे ज्यादा हो रहा है, तो वो कहाँ पर होगा, समीपस्थ कुंडलित नलिका के अंदर ही वो होगा। ठीक है, अब यहाँ पर किस किस पदार्थ का अवशोषण होगा, तो यहाँ पर ग्लूकोज का अवशोषण होगा। ठीक है, ग्लूकोज का अवशोषण होगा, कुछ एमिनो एसिड का अवशोषण होगा, कुछ विटामिन का अवशोषण होगा, कुछ आयंस का अवशोषण होगा, कुछ मात्रा में आयंस का वैसे आगे अवशोषण होगा, कुछ आयंस का अवशोषण होगा। तो यहाँ पर जो है ये पदार्थ फिर से अवशोषित कर लिए जाते हैं, और बाकी जो पदार्थ बचेंगे जैसे यूरिया वगैरह है, क्रिएटिनिन वगैरह है, कुछ गंदे जो पदार्थ है उनको वापस वो भेज देंगे। यहाँ पर कुछ मात्रा में जल का अवशोषण भी होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो जल होता है, यहाँ पर देखिए जल के तो वैसे छोटे कण हैं, तो जल तो सारा का सारा छन जाएगा यहाँ पर। तो 95% जो जल है, 95% जो जल है वो कहाँ पर आ जाता है, समीपस्थ कुंडलित नलिका के अंदर आ जाता है, और फिर वो आगे जाता है। अगर इस 95% जल का अगर अवशोषण नहीं किया गया, तो शरीर का सारा जो रक्त जो जल होगा वो शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस जल का भी यहाँ पर अवशोषण कर लिया जाता है इसकी भित्ति द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर किस किस का अवशोषण हो रहा है, और किसके द्वारा हो रहा है, तो सक्रिय अभिगमन द्वारा अवशोषण हो रहा है। किस किस पदार्थों का, ग्लूकोज का, एमिनो अम्ल का, विटामिन का, आयंस का, जल का यहाँ पर अवशोषण होगा। और सर्वाधिक अवशोषण जो होता है वो कहाँ पर होता है, समीपस्थ कुंडलित नलिका के अंदर होता है। अब हम आगे चलते हैं। समीपस्थ कुंडलित नलिका के बाद में आपको पता है कि कौन सी संरचना आएगी इसकी, हेनले लूप आएगा। और हेनले लूप जो होता है उसकी दो भुजाएं होती है, हेनले लूप की दो भुजाएं होती है। कौन कौन सी, एक तो होती है हम जानते हैं अवरोही भुजा, दोनों में ही अलग अलग प्रकार का अवशोषण होगा, अवरोही भुजा, और एक होती है आरोही भुजा, आरोही भुजा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में ही अलग अलग अवशोषण होगा, इसलिए मैं फिर से दोनों का ही नाम लिख रही हूं मैं। और इस पूरी ये जो यू आकार की जो संरचना है इसे हम क्या कहते हैं, हेनले लूप कहते हैं। अब यहाँ पर अवशोषण किसका होगा वो देखिए, कोई भी जो गंदा पदार्थ है जैसे यूरिया वगैरह है, इनका तो अवशोषण होना नहीं है, इनको तो शरीर से बाहर निकालना है, तो इनका अवशोषण करना भी नहीं है। ठीक है, हेनले लूप की अवरोही भुजा के अंदर क्या होगा, किसका अवशोषण होगा, तो आपको बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है, एक तो आपको ध्यान रखना आयंस का, और एक ध्यान रखना है आपको जल का। इधर भी आपको ध्यान रखना है आयंस का, यानी कि जैसे सोडियम वगैरह हो गया है ना, क्लोरीन वगैरह हो गया, और जल का, आयंस का और जल का। तो बस आपको दोनों में डिफरेंट क्या रखना है कि यहाँ पर जल के लिए ये जो भित्ति होती है ना, ये भित्ति वो जल के लिए तो पारगम्य होती है। पारगम्य का मतलब यहाँ पर जल का तो अवशोषण हो जाएगा, लेकिन आयंस का यहाँ पर अवशोषण नहीं होगा, क्योंकि ये आयंस के लिए क्या होती है, अपारगम्य होती है इस अवरोही भुजा की झिल्ली। तो यहाँ पर जल का अवशोषण होता है, जबकि आयंस का अवशोषण नहीं होता है। और यहाँ पर क्या होगा, आरोही भुजा में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा कि इसमें आयंस का अवशोषण होता है। आयंस के लिए यानी सोडियम, ये है अपने क्लोरीन वगैरह है ना, पोटेशियम, सोडियम वगैरह है, इन सभी का तो यहाँ पर अवशोषण होगा, लेकिन जल जो होता है, जल का अवशोषण यहाँ पर नहीं हो पाता है, क्योंकि ये जल के लिए ये भित्ति जो होती है वो क्या होती है,
अपारगम्य होती है। इसमें जस्ट उल्टा है, देखिए यहाँ पर जल का अवशोषण होगा, यहाँ पर जल का अवशोषण नहीं होगा, यहाँ पर आयंस का अवशोषण होगा जबकि यहाँ पर आयंस का अवशोषण नहीं होगा। बस इतना सा है, इसमें कोई बाकी ज्यादा इतना अपने को याद नहीं रखना है। दूसरा है, अब हम आगे चलते हैं। आगे ये कौन सी संरचना है आप सभी को पता है, इसको हम दूरस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। और क्यों कहते हैं वो भी मैंने आपको पिछली क्लास में कारण बताया था। दूरस्थ कुंडलित नलिका, अब इस नलिका के अंदर किस किस का अवशोषण होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर जल का भी अवशोषण होता है और इसके अंदर किसका होता है, आयंस का भी अवशोषण होता है। जल का भी अवशोषण होता है और इसके अंदर किसका अवशोषण होता है, आयंस का भी अवशोषण होता है। अब पदार्थ जो है आगे जाता जा रहा है, चलता जा रहा है, अभी तक खत्म नहीं हुई है अवशोषण की प्रक्रिया। अब आएंगे हम कहाँ पर आ गए, हम इसके बाद में संग्राहक नलिका के अंदर पदार्थ जो है वो आ जाता है। संग्राहक नलिका के अंदर पदार्थ आ जाता है। यहाँ की जो भुजा होगी वो भी किसका अवशोषण करेगी, कुछ मात्रा में जल का अवशोषण करेगी और कुछ मात्रा में क्या करेगी, इसकी जो लास्ट वाली भित्ति होती है वो कुछ मात्रा में, थोड़ी बहुत मात्रा में यूरिया का भी अवशोषण करती है। इसके बाद में बहुत सारी संग्राहक नलिका, यहाँ से भी संग्राहक नलिका, दूसरी ओर संग्राहक नलिका आएगी और वो एक बड़ी सी एक नलिका बनाएगी जिसे अपन कहते हैं बेलिनाई की वाहिनी। और वो उसके अंदर से होता हुआ ब्लड जो उसके अंदर से जो होता हुआ ये ग्लोमेरुलर निस्यंद जो है वो चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो ये आपकी प्रक्रिया थी किसकी, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। अब जो बचा कुचा पदार्थ होगा उसी को अपन क्या कहेंगे, यूरिन कहेंगे या मूत्र कहेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया थी आपकी किसकी थी, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया, या फिर हम यूं कहें कि यूरिन फॉर्मेशन, या यूं कहें कि जो रक्त है उसके शुद्धिकरण की प्रक्रिया थी। तो यहाँ पर जो अब जो अच्छा अच्छा पदार्थ था वो चल गया। अच्छा, अब इसके बाद में होगा क्या, इसके बाद में तीसरी जो अपनी प्रक्रिया आती है उसको अपन क्या कहते हैं, स्त्रवण। स्त्रवण ये अपना टॉपिक रह गया है, इसको तो अपन ने पढ़ा ही नहीं, चलो स्त्रवण रह गया है। अब स्त्रवण में होता क्या है, देखिए यहां से जो पदार्थ आता है वो सारा का सारा, मैंने ये भी कहा है आपको कि सारा का सारा कोई अच्छा नहीं होता है और सारा का सारा कोई खराब पदार्थ नहीं होता है। यहाँ पर अच्छा पदार्थ भी आता है, खराब यानी कि हमारे शरीर के लिए बुरा। ठीक है, और यहाँ पर जो पदार्थ जाता है वो सारा का सारा अच्छा भी नहीं जाता है कि सारे के सारे ही उसके अंदर क्या हो, कणिकाएं हो, ब्लड की कणिकाएं हो, ब्लड जो कणिकाएं कौन कौन सी है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये प्रोटीन्स हो, वो भी नहीं होता है। तो इसके अंदर कुछ पदार्थ और भी जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो चला जाता है। वो कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, तो वो होते हैं जैसे कि अपने पिगमेंट होते हैं, रंगा पदार्थ जिसे अपन कहते हैं पिगमेंट हैं। कुछ औषधियां होती है, इनको भी शरीर से बाहर निकालना है, ज्यादा मात्रा में ये भी शरीर में नहीं रहने चाहिए, तो इनको भी शरीर से बाहर निकालना है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो पदार्थ इसमें चला गया है वो सब आगे जाकर फिर से इस प्रकार से छोटी छोटी नलिकाओं में विभक्त हो जाती है। ये कौन सी धमनी है, ये अपवाही धमनी का है। और ये जो है छोटे छोटे नलिकाओं में फिर से विभक्त हो जाती है, केशिकाएं फिर से बनाती है और इस तरह से इनके चारों ओर लिपट जाती है। ठीक है, इस तरह से लिपट जाती है और यहाँ से जो ये पदार्थ होगा फिर से किसमें डाल दिया जाएगा, इन जो दूरस्थ कुंडलित नलिका है, समीपस्थ कुंडलित नलिका है, ये हेनले लूप है, इनके अंदर फिर से ये पदार्थ जो कि हमारे लिए अनावश्यक है इनको डाल दिया जाता है। अब आप ये कहोगे कि भाई यहाँ से पदार्थ इसमें आ रहा है तो यहीं पर छन जाता, लेकिन ये इसके कण जो होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं तो यहाँ पर क्षमता नहीं है। अब क्षमता नहीं है इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने ब्लड के अंदर ही रहने दें, इसको शरीर से तो बाहर निकालना पड़ेगा ना। तो इसके लिए क्या होता है कि ये धमनिका जो होती है वो आगे जाकर फिर से शाखाओं में बट जाती है, छोटी छोटी शाखाओं में बट जाती है और ये क्या करती है, इसके अंदर फिर से ये इन पदार्थों को इनके अंदर इन नलिकाओं में फिर से डाल देती है और इसी प्रक्रिया को अपन कहते हैं स्त्रवण। और इसके द्वारा ये और बचे कुचे जो गंदे पदार्थ थे जो कि यहाँ पर छन नहीं पाए, इसको भी फिर से वापस शरीर के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। ये जो यहाँ पर आएंगे, देखिए यहाँ पर डालेंगे, समीपस्थ कुंडलित नलिका में डालेंगे, फिर इसके अंदर भी कुछ पदार्थ मिला हुआ होगा और फिर ये आगे जाकर फिर से इसके साथ ही मिलकर ये शरीर से बाहर निकाल दिए जाएंगे। अब जो ये पदार्थ होंगे सारे के सारे जब अपशिष्ट पदार्थ होंगे वो शरीर से बाहर निकलेंगे, उसी को अपन कहेंगे मूत्र और इसी को अपन कहते हैं मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। अगर आपको किसी भी स्टूडेंट को अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप वापस बताना मुझे, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको फिर से सोल्यूशन इसका कर दूंगी, या अगर हो सकेगा तो मैं कमेंट बॉक्स में ही आपको इसका आंसर कर दूंगी। लेकिन अगर फिर भी बड़ा कोई टॉपिक
बड़ा कोई ऐसा हुआ कि भाई समझाने वाली चीज है, कोई बोर्ड पे समझाने वाली चीज है, तो मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो क्या है कि अच्छा, एक चीज और कि हमारा जो सिलेबस है वो फाइनली अब फाइनल हो गया है। ठीक है, अब फाइनल हो गया है कि कौन कौन से टॉपिक रहे हैं, कौन कौन से बचे हैं, कौन से हमारे टॉपिक जो है हट गए हैं। तो इसके लिए हमने एक क्लास भी लगाई थी और एक वीडियो भी बनाया था। तो कुछ बच्चों को वो वीडियो नहीं मिल रहा है, तो आप प्लीज एक बार आप प्लेलिस्ट में जाइए या अपने जो चैनल है उसमें देखिए, आपकी एक वीडियो बना हुआ है। तो उस वीडियो के अंदर हमने ये भी बताया है कि कौन कौन से टॉपिक हैं वो रह गए हैं और कौन कौन से हट गए हैं। तो इसके हिसाब से मैं अब वही टॉपिक पढ़ाऊंगी आपको जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। सारे के सारे हम टॉपिक नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अब हमारे वो बचे ही नहीं है, तो उनको पढ़ने का मतलब ही क्या है। तो अब मैं वही टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ जो आपके सिलेबस के अंदर है। और फिर भी अगर आपको सिलेबस का नहीं पता हो तो एक बार प्लीज आप वो वीडियो देखिए, आपके अंदर उसके केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के और जो आपका इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसके लिए आपको बताया गया है कि वहां पर कि कौन कौन से टॉपिक रह गए हैं। इसके अलावा ये भी हमने बताया है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, किस पर ज्यादा फोकस करना है, किससे कितने नंबर के आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो एक बार प्लीज आप वो क्लास जाकर देखिएगा। ठीक है, अब इसके अंदर जो आपका सिलेबस बचा खुचा है जो अभी फाइनल हुआ है, उसके अंदर एक टॉपिक है अपना, क्या है कि उत्सर्जी अंग जो होते हैं, हम जानते हैं कि मेनली जो हमारा उत्सर्जी अंग है वो कौन कौन सा है। मेन जो उत्सर्जी अंग है वो कौन है, हमारा किडनी है। लेकिन किडनी के अलावा भी हमारे शरीर में कुछ उत्सर्जी अंग होते हैं। ठीक है, उन उत्सर्जी अंगों को हमारे को पढ़ना है। अब वो कौन कौन से उत्सर्जी अंग होते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम बात करें उत्सर्जी अंग की, तो त्वचा जो है वो भी हमारे शरीर में, शरीर की एक उत्सर्जी अंग है। कैसे है, 3 मेन और उत्सर्जी अंग है इसके अलावा। तो मैं पहले नाम लिख लेती हूँ 3 कौन कौन से हैं। तो पहला है त्वचा, दूसरा है फेफड़े, है ना, और जो तीसरा अपना जो है वो कौन सा है, लीवर। लीवर को अपन क्या कहते हैं, यकृत। यकृत। त्वचा तो सभी जानते होंगे, स्किन कहा जाता है इंग्लिश में इसे, इसको लंग्स, और यकृत को क्या कहा जाता है, लीवर, है ना। कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे भाई कि आप इंग्लिश में भी लिखवाया करो, तो मैंने इंग्लिश में लिख दिया है। ठीक है, अच्छा त्वचा कैसे हमारी उत्सर्जी अंग हुई। आप सब कहेंगे भाई त्वचा कैसे उत्सर्जी अंग हुई, भाई ये तो स्किन है हमारी, है ना, संरचना बना रही है हमारी, तो स्किन के द्वारा भी उत्सर्जन जो है वो होता है। कैसे होता है, देखिए जो हमारी स्किन है, हम सभी जानते हैं कि गर्मियों में हमें पसीना आता है, तो कोई पसीना कोई अच्छी चीज थोड़ी है हमारे लिए, वो भी तो हमारे लिए, उसके अंदर क्या मिला हुआ है, उसके अंदर भी आयंस मिले हुए हैं, उसके अंदर भी जल है, तो एक्स्ट्रा जो जल है वो भी हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और पसीना जो है वो पसीने को बाहर निकालती है, वो भी हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, अपशिष्ट है हमारे शरीर के लिए। तो उसको जो त्वचा होती है वो क्या करती है, अपशिष्ट पदार्थों को यानी कि पसीने को बाहर निकालने का काम करती है। तो ये भी क्या है, हमारे लिए उत्सर्जी अंग है। वैसे तो मैंने इन सभी के बारे में, मैंने आपको जब पहली क्लास जो इसकी ली थी वैसे उसमें बता दिया है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा टॉपिक है तो मैं वापस बता रही हूँ। फेफड़े कैसे हुए भाई उत्सर्जी अंग, है बिल्कुल है फेफड़े। याद कीजिए कि लंग्स के बारे में जब हमने पढ़ा था, हमने श्वसन तंत्र जब पढ़ा था, हमने ये देखा था कि लंग्स जो है ऑक्सीजन तो इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन तो लेते ही हैं, इसके अलावा वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर निकाल रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी हमारे लिए अच्छी है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड भी तो शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है, वो भी तो हमारे लिए अपशिष्ट है एक प्रकार का। ठीक है, तो फेफड़े जो होते हैं यानी लंग्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, CO2 को शरीर से बाहर निकालते हैं। स्किन क्या करती है, अभी मैंने बताया पसीने को शरीर से बाहर निकालती है, और पसीने को कौन निकाल रहा है, त्वचा, तो ये एक उत्सर्जी अंग हो गई, है ना। CO2 को कौन निकाल रहा है, फेफड़े, तो ये फेफड़े जो होते हैं, लंग्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, उत्सर्जी अंग होते हैं। क्योंकि हम इसमें मुख्य उत्सर्जी अंग इनको इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि इनके और भी मेन काम दूसरे होते हैं। जैसे फुफ्फुस का काम सिर्फ CO2 निकालना नहीं होता है, उसका ऑक्सीजन लेना भी है, एक श्वसन की क्रिया पूरा का पूरा ये करता है, इसलिए अपन मुख्य इनको नहीं कह सकते। मुख्य तो कारण मुख्य कौन होगा, किडनी ही होगी। ठीक है, लेकिन कुछ थोड़े बहुत मात्रा में ये भी होते हैं। यकृत जो होता है ये भी उत्सर्जी अंग है। मैंने जब क्लास स्टार्ट की थी मैंने उसी टाइम आपको बता दिया था कि यकृत क्या काम करते हैं। यकृत जो है वो किसका निर्माण करेंगे, ये जो यूरिया बन रहा है, यूरिक एसिड जो बन रहा है,
अमोनिया जो बन रहा है वो सब के सब कहाँ पर बन रहे हैं, यकृत में बन रहे हैं। यानी कि ये यकृत भी फिर इनको शरीर उसके यकृत से बाहर निकालने का काम करता है, हेल्प कर रहा है इस यूरिया को बना रहा है। फिर उसने यकृत शिरा में छोड़ा, फिर यकृत शिरा से वो महाशिरा में, फिर ऐसे घूमता घूमता किडनी के अंदर आया और किडनी से बाहर निकल गया। तो यूरिया भी यकृत भी क्या कर रहा है, यूरिया को शरीर से बाहर निकाल रहा है। यानी कि ये भी एक प्रकार का क्या हो गया, ये भी एक प्रकार का उत्सर्जी अंग हो गया। तो 3 और उत्सर्जी अंग आपको पढ़ने हैं, इसके अलावा छोटे छोटे से टॉपिक है, कुछ भी नहीं है। त्वचा पसीने को बाहर निकालेगी, फेफड़े CO2 को बाहर निकालेंगे और यकृत क्या करेंगे, यूरिया को बाहर निकालेंगे। तो इस प्रकार से ये 3 टॉपिक हैं, आपको छोटे से टॉपिक है वो पढ़ने हैं, इजी टॉपिक है, कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, चलिए अब आपके जो टॉपिक है, 2 और टॉपिक ऐसे छोटे छोटे से टॉपिक है, उसको भी आज क्लियर कर ही लेते हैं, है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि कमेंट करते रहते हैं कि मैम ऐसे कोर्स कब पूरा होगा, आप तो क्लास ही बहुत लेट लेते हो, कोर्स कैसे पूरा होगा। तो आप ये भी तो देखिए कि मैं एक ही क्लास के अंदर आपका कितना सारा पोर्शन, लंबी लंबी क्लास है लेकिन मैं आपका सारा पोर्शन कवर अप करवा लेती हूँ। अभी तक आप अगर गिनोगे तो हमारे चैप्टर्स कितने हो गए हैं। मैंने बॉटनी के अंदर 4 चैप्टर पहले ही करवा दिए, हालांकि उसमें से पहला चैप्टर हट गया है, फिर भी वो पहला चैप्टर आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो रिलेटेड किससे है, वो शुरुआत ही वहीं से हो रही है, हमारी एंजियोस्पर्म जो है उसकी शुरुआत ही वहीं से हो रही है। तो आप फिर भी एक बार उसको देखना, ताकि आप छोटी मोटी जानकारी तो उसी में से ले लोगे। आप कहाँ से एंजियोस्पर्म की उत्पत्ति हुई है, कहाँ से ये वर्ड आया है, वो सारी चीजें मैंने उसमें बताई है। तो फिर भी आप एक बार देखिए, 4 चैप्टर तो हमने उसमें कर लिए थे, 4-5 चैप्टर हमने जूलॉजी के अंदर कर लिए हैं। तो कितना सारा आपका कोर्स जो है वो कवर हो रहा है। और अभी तो स्कूलें खुलने का पता भी नहीं है, स्कूलें अभी कब खुलेगी। तो जब तक स्कूलें खुलेगी तब तक ही हमारा इतना चैप्टर हो गए हैं। तो जब स्कूलें खुल जाएगी उसके बाद में भी तो हम कोर्स करेंगे ना, इसको बंद तो थोड़ी करेंगे क्या। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए इस चीज की कि मैम आप क्लास टाइम पे नहीं लेते हो। तो टाइम पे तो मैं नहीं ले पाती हूँ किसी वजह से, लेकिन फिर भी मैं आपका इतना सारा टॉपिक जो है, जितने भी टॉपिक मैंने आज तक कोई भी टॉपिक छुड़वाया नहीं है आपका। ठीक है, और मैं इतना सारा जो भी टॉपिक है वो सभी को एक साथ लेकर एक ही क्लास के अंदर बहुत सारे 3-4 टॉपिक मैं आपका करवा देती हूँ। तो आज जैसे ये लेसन ही खत्म हो जाएगा अपना, तो ये उत्सर्जन तंत्र वाला भी लेसन आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद में आप कमेंट करना। वैसे तो मेरे पास ज्यादा कमेंट जो आए हैं वो पाचन तंत्र के लिए आए हैं कि पाचन तंत्र वाला लेसन पढ़ाइए, तो मैं वो लेसन स्टार्ट करने वाली हूँ। फिर भी आपको लगे कि नहीं पाचन तंत्र वाला नहीं स्टार्ट करना है, कोई और लेसन स्टार्ट करिए, तो आप जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अब आपका जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, रक्त अपोहन। एक तो आपका टॉपिक बच गया है जो कि रक्त अपोहन है ना, रक्त का शुद्धिकरण और कैसे हो सकता है, रक्त अपोहन का टॉपिक बच गया है, उसे भी हम कवर कर लेते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। जो अपना 2 टॉपिक रह गए हैं, एक तो रक्त अपोहन है, पहले हम रक्त अपोहन पढ़ लेते हैं, उसके बाद में एक और टॉपिक बचेगा आपका रक्त प्रत्यारोपण, वो भी कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो रक्त अपोहन का मतलब है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की कोई किडनी खराब हो जाती है, दोनों ही किडनियां, मान लो एक किडनी है तो चल जाएगा काम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक किडनी से भी इंसान जिंदा रह सकता है और मूत्र निर्माण की प्रक्रिया या यूं कहें कि ब्लड जो है वो उसका शुद्धिकरण कर सकता है। ठीक है, रक्त का शुद्धिकरण कर सकता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति के किसी घटना के कारण या तो दोनों ही किडनियां खराब हो जाए, किसी का मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया तो दोनों ही किडनियों पर चोट लग गई तो वो किडनियां खराब हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति है जिसके किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से या किसी और कारण से उसकी जो दोनों ही किडनियां हैं वो काम करना बंद कर दे, और काम करना बंद कर दे। अब उसको मान लीजिए दूसरी किडनी की या तो जरूरत है, या डॉक्टर ये कह दे कि आपको थोड़े दिन रुकना पड़ेगा, उसके बाद में आपकी किडनी ठीक हो जाएगी, तब तक काम नहीं करेगी ये। तो जब तक काम नहीं करेगी या जब तक दूसरी किडनी कोई मिल नहीं जाती है, तब तक उस व्यक्ति के ब्लड का फिल्ट्रेशन कैसे होगा, या उसके अंदर जो यूरिया है, ये गंदे पदार्थ हैं, उनको शरीर से कैसे बाहर निकाला जाएगा। तो उसके लिए एक विधि काम में ली जाती है, डॉक्टर से एक विधि लेते हैं काम में, उसका नाम है रक्त अपोहन। क्या नाम है इसका, रक्त अपोहन, यानी डायलिसिस की प्रक्रिया। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, देखिए कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति का क्या कर लेंगे, सबसे पहले उसके अंदर जो धमनी जो होगी, उसके अंदर जो धमनी होगी, मान लीजिए कोई व्यक्ति का हाथ है और उसकी ये धमनी है, ठीक है, ये इसकी धमनी है, तो इसमें से क्या करेंगे, रक्त को निकालने का काम करेंगे। ये इसकी शिरा है। अब आप कहोगे भाई धमनी से क्यों निकाल रहे हैं, शिरा से भी तो निकाल सकते हैं ना ब्लड, है ना, तो सिर्फ धमनी से ही क्यों निकाल रहे हैं। तो पहले मैं इसमें ब्लड बना दूं,
इसमें भी ब्लड है, इसमें भी खैर होगा, ऐसा नहीं है कि इसमें ब्लड नहीं होता है, ब्लड तो सभी में होता है, आपको पता है धमनियों के अंदर, शिराओं के अंदर ब्लड होता ही है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो धमनी है, ये धमनी है, इसमें से ब्लड को निकालने का काम करेंगे। अब आप कहोगे ब्लड को इसी में से क्यों निकाल रहे हैं, शिरा में से भी तो निकाल सकते हैं ना। तो क्यों नहीं निकालते हैं, इसमें से भी निकाल सकते हैं, पर इससे क्यों निकालते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारी महाधमनी होती है उसी में से उसी के अंदर जो होता है, एक तो शुद्ध बुद्ध का यहाँ पर कोई कारण नहीं है, लेकिन आप देखिए कि हमारा हमने जब ये हृदय पढ़ा था, हृदय के अंदर से यहाँ से जो ब्लड आ रहा था वो किसके अंदर आता है, सबसे शुद्ध रक्त को लाने का काम कौन करती है, महाधमनी करती है ना। तो महाधमनी के अंदर जो यहाँ पर ब्लड आएगा वो किसकी वजह से आ रहा था, जब यहाँ पर नीले संकुचित हो रहा था, नीले जब संकुचित हो रहा था तब यहाँ पर ब्लड आ रहा था। और हमने ये भी देखा था कि इसकी भित्ति मोटी होती है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड जो होता है वो प्रेशर से आता है। ये क्या है, धमनी है, महाधमनी है, तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर से आता है, तो प्रेशर की वजह से कहीं ये फट नहीं जाए, इसकी वजह से इसकी जो भित्ति होती है वो मोटी होती है। तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर से आ रहा है, यानी कि इन धमनियों के अंदर भी ब्लड कैसा होगा, प्रेशर से आएगा, तो हमें ज्यादा से ज्यादा रक्त लेना है। तो इस वजह से हम यहाँ से क्या करेंगे, ब्लड को यहाँ पर चीरा लगाएंगे और ब्लड को यहाँ पर निकालेंगे। अच्छा, ब्लड को निकालने के लिए कौन सी नलिका काम में ली जाएगी, तो ब्लड को निकालने के लिए ये मान लीजिए ये नलिका है, इसको अपन कहते हैं सेलोफेन की नलिका, या सेलोफेन की वाहिनी, या सेलोफेन की झिल्ली भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं ना। तो ये सेलोफेन की नलिका काम में ली जाती है। अब यहाँ पर आएगा ब्लड, ये ब्लड आ रहा है, ठीक है, अच्छा मैं बाद में बना दूंगी। ब्लड आ रहा है और इस ब्लड को एक मैं यूं कहूं कि एक मशीन जैसी संरचना होती है, इसके अंदर इसको डाला जाता है। इसके अंदर होगा क्या, इस मशीन जैसी संरचना है, इसको अपन कृत्रिम वृक्क भी बोलते हैं, क्योंकि वृक्क का काम कर रहा है भाई, जब हमारे पास वृक्क नहीं थे तो उसको ब्लड को फिल्ट्रेट करने का काम यही कर रहा था, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये क्या करेगा, इसमें ये जो नलिका है इसमें इस तरह से ऐसे ऐसे घूम जाती है ना, और ये ब्लड को ले जाने का काम कर रही है। अच्छा, इसमें क्या होगा, मैं ये बताने वाली थी कि यहाँ पर क्या होगा कि इसके अंदर एक द्रव भरा रहता है, जिसे अपन कहते हैं अपोहनी द्रव। क्या कहते हैं, ये क्या भरा हुआ है इसके अंदर, अपोहनी द्रव। अपोहनी द्रव, इस अपोहनी द्रव में ये कैसा होता है, अपोहनी द्रव, तो ये जो द्रव होता है वो कैसा होता है, एकदम प्लाज्मा की तरह होता है, जो शुद्ध प्लाज्मा होता है ना उसकी तरह होता है। इसके अंदर सारे अच्छे अच्छे पदार्थ मिले होंगे, जैसे प्रोटीन्स वगैरह है, जैसे कि आयंस वगैरह है, या कुछ और भी अच्छे पदार्थ जो होंगे वो सारे के सारे, ग्लूकोज वगैरह है, तो सभी के सभी इसके अंदर मिले होंगे। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इसमें कोई भी यूरिया, यूरिक एसिड या अमोनिया यानी कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ इसमें से इनमें नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए वो मैं अभी कारण बताती हूँ आपको। देखिए यहाँ पर ब्लड आएगा, ये ब्लड आ रहा है, इस नलिका के अंदर ये ब्लड आ रहा है, तो इस ब्लड के अंदर हमें करना क्या है, ब्लड को हम पहली चीज की यहाँ पर ला क्यों रहे हैं, हमें शुद्धिकरण करना है ब्लड का। तो ब्लड के अंदर क्या है, यूरिया वगैरह भी है, यूरिया है, ठीक है, इसी को तो बाहर निकालना है। यूरिक एसिड भी होगा, थोड़ी बहुत मात्रा में गंदे पदार्थ जो भी होंगे वो भी सभी होंगे इसके अंदर, है ना। तो यूरिया है, मेनली हमें यूरिया देखना है। यूरिया के साथ साथ कुछ अच्छे पदार्थ भी होते हैं, जैसे कि अब अच्छे पदार्थ तो होंगे, ब्लड के अंदर ब्लड है तो सभी पदार्थ इसके अंदर घुले ही होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो ये यूरिया होता है ना, ये झिल्ली, सेलोफेन की झिल्ली हमने क्यों ली है, क्योंकि यहाँ की ये जो झिल्ली है इस यूरिया के लिए पारगम्य होती है, यानी कि इस झिल्ली के द्वारा यूरिया आर पार जा सकता है। तो यहाँ पर जो ये यूरिया होगा वो तो कहाँ पर आ जाएगा, इस अपोहनी द्रव में आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ हुआ, तो ये झिल्ली तो पारगम्य है ना, तो ये तो अंदर भी तो जा सकता है ना फिर से, ठीक है। तो इसलिए इस द्रव के अंदर कोई भी अपशिष्ट यानी नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फिर से ब्लड के अंदर जा सकता है। तो ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ यानी यूरिया वगैरह जो है वो कहाँ पर आ जाएंगे, इस रक्त अपोहनी द्रव के अंदर आ जाएंगे। और अब ये यूरिया जो है इसके अंदर आ गया, तो अब ये क्या हो गया, शुद्ध हो गया। तो अब फिर से इसको कहाँ पर जोड़ दिया जाएगा, शिरा के अंदर इसको डाल दिया जाएगा। इस ब्लड को कहाँ पर डाल दिया जाएगा, शिरा के अंदर डाल दिया जाएगा। अब आप वापस कहोगे भाई शिरा के अंदर क्यों डाला, इसको फिर से धमनी के अंदर भी तो डाल सकते थे। तो शिरा आप याद कीजिए, शिरा जो है वो कहाँ पर जाकर मिलती है, कहाँ पर ले जाती है ब्लड को, हृदय के अंदर ले जाती है। और हृदय अगर हृदय के अंदर जा रहा है तो फिर वो क्या करेगा, पूरे
पूरे शरीर के अंदर महाधमनी द्वारा फैला दिया जाएगा। अगर हम धमनी में ही डालते तो वो कुछ ना थोड़े बहुत ही अंगों के पास जा पाता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है, इसी वजह से इसको कहा जाता है रक्त अपोहन। अब यहाँ पर जब हम ब्लड को लेंगे, यहाँ से जब ब्लड को लेंगे तो ये ब्लड जम भी सकता है, तो इस वजह से इस ब्लड के अंदर हमें क्या डाल देना चाहिए, यहाँ पर क्या डाल दिया जाता है, हिपेरिन डाल दिया जाता है। हिपेरिन आप सभी को पता होगा, मैंने क्लास में भी बताया था कि हिपेरिन क्या काम करता है। जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वाला जो टॉपिक पढ़ाया था, जब मैंने हृदय वाला जो टॉपिक पढ़ाया था उसके अंदर मैंने बताया था आपको कि हिपेरिन क्या काम करता है, ब्लड को जमने से रोकता है। तो यहाँ पर अब जब ब्लड को बाहर निकालेंगे शरीर से तो वो जम सकता है ना, इसलिए इसके अंदर हिपेरिन डाल दिया जाता है ताकि वो जमे नहीं। जब वापस ये ब्लड को इसमें डाला जाएगा तब इसमें वापस क्या डाल देंगे, एंटी हिपेरिन। क्या डाल देंगे, एंटी हिपेरिन डाल देंगे, है ना, एंटी हिपेरिन डाल देंगे और फिर इसको वापस शरीर के अंदर डाल देंगे, एंटी हिपेरिन डाल देंगे। अच्छा, अब इसको क्या किया जाता है, जब इसको शरीर से बाहर निकालेंगे तब इसको क्या कर दिया जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा कर दिया जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस तापमान तक इसको ठंडा कर दिया जाएगा, क्योंकि अब अच्छा फिर वापस जब इसको शरीर में प्रवेश करवाएंगे तब क्या करेंगे, इसको 37 डिग्री सेल्सियस तापमान तक गर्म करेंगे, है ना। क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे शरीर का तापमान क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, तो इसको इतना तो करना ही पड़ेगा, वरना ये तो ठंडा ब्लड होगा तो इंसान की मृत्यु भी हो सकती है भाई, है ना। अब गर्म करने का मतलब कोई तपेली में लेकर उबालना नहीं है इसको, है ना, जैसे भी है उसको 37 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है और फिर शरीर के अंदर डाल दिया जाता है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे यहाँ पर तो किडनी की अनुपस्थिति के अंदर भी यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्लड का शुद्धिकरण यानी कि रक्त का शुद्धिकरण हो रहा है। ठीक है, तो इसको अपन कहते हैं रक्त अपोहन। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, रक्त अपोहन की क्रिया कहेंगे। तो ये क्रिया आपको समझ में आ गई होगी, एक बार आप फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बोले इसका। चलिए नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है आपका, इस लेसन का लास्ट टॉपिक है, वो मैं आपको बता देती हूँ क्या है और कैसे अपने को उसको पढ़ना है। छोटा सा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, कुछ भी नहीं है। क्या टॉपिक है, वृक्क प्रत्यारोपण। वृक्क प्रत्यारोपण। अब वृक्क प्रत्यारोपण होता क्या है, देखिए मैंने जैसा कि आपको बताया कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, दोनों ही किडनियां खराब हो गई है, ठीक है, या किसी कारण की वजह से किडनियां खराब हो गई है, अब उसकी किडनी कभी जिंदगी भर काम नहीं करेगी, ठीक नहीं हो पाएगी, तो उस कंडीशन में उसको दूसरी किडनी लगानी ही पड़ेगी, चाहे एक लगाए चाहे दो लगाए, कैसे भी लगाए उसको लगानी ही पड़ेगी। तो किडनी को यानी कि दूसरों की किडनी हमारे शरीर में हम लगा रहे हैं, यानी इसका क्या कर रहे हैं, प्रत्यारोपण कर रहे हैं, तो इसी को अपन कहते हैं वृक्क प्रत्यारोपण। अब इसमें होगा क्या कि किसी व्यक्ति को मान लीजिए कि किडनी चाहिए, तो उसकी किडनी वो किससे किडनी ले सकता है, तो वो किसी ऐसे व्यक्ति से जो कि उसके पारिवारिक संबंध हो उसका उससे, यानी कि परिवार के सदस्यों से ही वो ले सकता है, जो निकट जो संबंधी हो उसका, वो उसी से ही किडनी ले सकता है। ऐसा क्यों, तो देखिए अगर मान लीजिए कि किसी और से इसने किडनी ली तो उसका ब्लड अलग होगा, इसका ब्लड अलग होगा, इसके अलावा उसकी जो उत्तकीय संरचना होगी वो, और जो जो लेने वाला है जो व्यक्ति है ना, उसकी भी उत्तकीय संरचना होगी, अलग होगी, तो वो जो है वो उत्तकीय संरचना और ब्लड वगैरह जो है वो मिल नहीं पाएंगे, यानी कि वो एक दूसरे को क्या नहीं कर पाएंगे, एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, और इससे जो लेने वाला व्यक्ति है उसकी मृत्यु भी हो सकती है। जो वृक्क देता है उसे अपन वृक्कदाता कहेंगे, जो लेता है उसे अपन क्या कहेंगे, वृक्कग्राही कहेंगे। ठीक है, तो वृक्कग्राही जो होगा उसके जो शरीर की उत्तकीय संरचना होगी वो कभी भी दूसरी किडनी को नहीं ले पाएगी, उसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। अच्छा, अब निकटवर्ती संबंधी जो होते हैं, जैसे मान लीजिए माता पिता है, भाई बहन है, उनसे ही क्यों ले सकते हैं, क्योंकि उनकी संरचना और जो व्यक्ति है वृक्कग्राही जो है और जो उसका निकटवर्ती संबंधी है उसकी जो शरीर की संरचना हो जो होगी, शारीरिक संरचना हो जो होगी, वो थोड़ी बहुत तो मैच खाई ही जाएगी, थोड़ी बहुत उसके अंदर मैच होगा। उत्तकीय संरचना भी एक जैसी हो सकती है, ब्लड ग्रुप भी एक जैसा हो सकता है ना, तो थोड़ा बहुत समानता होती है उसके अंदर, तो वो इसलिए ले सकता है। अब अच्छा, मैं ये भी नहीं कहूंगी कि उसको डाल दी, मान लीजिए वृक्कग्राही है, कोई एक व्यक्ति है, उसने किडनी दूसरे अपने माता पिता से या किसी से ले ली,
और उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तो पड़ेगा। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, लाइफ टाइम तक उसको औषधियां लेनी पड़ेगी उसके प्रतिरक्षा तंत्र को निष्क्रिय करने के लिए, क्योंकि वृक्कग्राही जो होगा उसका प्रतिरक्षा तंत्र जो होगा वो किसी भी व्यक्ति के किडनी को ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो उसे जिंदगी भर औषधियां लेनी पड़ती है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कोई किडनी खराब हो भी जाए तो किसी और व्यक्ति की हम किडनी लगा सकते हैं, लेकिन वो उसका निकटवर्ती संबंधी होना चाहिए। यानी कि इसी को अपन क्या कहते हैं, वृक्क प्रत्यारोपण, यानी वृक्क को लेना। अगर किसी कारणवश उसका वृक्क जो है वो खराब हो जाए तो अपन इस कंडीशन में किसी और से वृक्क ले सकते हैं। तो ये आज का आपका लास्ट टॉपिक था, बस छोटा सा टॉपिक है और इजी टॉपिक है, ये तो सभी को पता होगा इसके बारे में, तो कोई बात नहीं भी है तो हमने जान लिया है अभी। अब इस क्लास से संबंधित अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। लेकिन मैं आपसे फिर से वही चीज कह रही हूँ कि आप इसी में लिखिए, क्योंकि बहुत क्या हो रहा है ना कि जो बहुत पहले की क्लासेस हैं, बहुत ज्यादा पहले की क्लासेस है, उस पर कमेंट आ रहे हैं, तो मैं उनको देख ही नहीं पाती हूँ। अब उनको देख ही नहीं पाती हूँ तो मैं उसका रिप्लाई कैसे करूँ, ठीक है ना। तो आप जो भी डाउट हो आप क्लासों को उसी टाइम देख लीजिए और उसी के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं। क्योंकि थोड़ा भी ज्यादा टाइम निकल जाएगा, क्लास को पुरानी हो जाएगी, तो मेरे पास भी इतना टाइम नहीं मिलेगा कि मैं उनको कमेंट बॉक्स को चेक करूं, उनमें से क्वेश्चन ढूंढूं, है ना। तो आप उसी कमेंट बॉक्स में उसी के नीचे आप लिख दीजिए। बाकी इससे कोई भी समस्या होगी तो मैं आपको सॉल्यूशन करके दे दूंगी, ठीक है। इसके अलावा आप इन क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ने चाहिए इनकी वजह से। हम सभी जान रहे हैं कि स्कूलें बंद है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पढ़ाई खराब हो रही है, और इसी की वजह से हमने ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट की है। तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए बच्चों को, ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके, ठीक है। तो आज क्लास हमारी यही तक। और फिर मैंने आपको पहले भी बताया है, जैसा कि बच्चों की आ रही थी रिक्वायरमेंट की भाई कि आप पाचन तंत्र का लेसन स्टार्ट कीजिए, लेकिन फिर भी आपको और कौन सा आप चाहते हो कि भाई नहीं दूसरा और कोई लेसन स्टार्ट करो, पाचन तंत्र बाद में कर लेंगे, तो वो भी मैं तैयार हूँ, तो मैं कर लूंगी वो भी लेसन स्टार्ट। लेकिन फिर भी नहीं कि भाई आप पाचन तंत्र ही स्टार्ट कीजिए, तो मैं ये लेसन भी करवा दूंगी आपका। ओके, थैंक यू।